हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंपनी लॉ, और जिसके अंदर हमारा जो चैप्टर है मेजॉरिटी पावर्स एंड मिनॉरिटी राइट्स। और ये टॉपिक जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो क्वेश्चन मतलब हर बार आता ही आता है, रूल इन फोर्स वर्सेस हर्बोटल, और उसी की एक्सेप्शंस बतानी है, या डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल्स अलॉन्ग विद एक्सेप्शन, या डिस्कस द सुपरमेसी ऑफ मेजॉरिटी रूल्स अलॉन्ग विद इट्स एक्सेप्शन। और इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंपनी एक्ट के अंदर जो माइनॉरिटीज के राइट्स प्रोटेक्ट किए गए हैं उसको भी मैंने हाईलाइट किया है। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे कंपनी लॉ के इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कंपनी लॉ का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मेजॉरिटी मस्ट प्रिवेल। देखो, कंपनी जो है एक सेपरेट पर्सनालिटी है, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है, और कंपनी की जो ऑनरशिप है और मैनेजमेंट जो है दैट इज इन सेपरेट हैंड्स। कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनकी ऑफिशियल के पास होती है, और जो कि शेयर होल्डर को अकाउंटेबल होते हैं। देखो, जो भी मैनेजमेंट के साथ रिलेट करता है क्वेश्चन, तो वो मतलब मीटिंग्स के अंदर डिटरमिन होता है। जैसे एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर वो पास होता है, चाहे सिंपल मेजोरिटी से चाहे स्पेशल मेजोरिटी से। अगर वहां पे क्वेश्चन जो है, जो डिसीजन है ले लिया गया है, अगर वो सिंपल मेजोरिटी से पास है ना है तो सिंपल मेजोरिटी से, अगर स्पेशल मेजोरिटी से है तो स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ है। In all the meetings, the resolution decision they are taken by the majority वो फाइनल होते हैं और सबके ऊपर जो है बाइंडिंग होती है। तो ये कंपनी लॉ का एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि मेजोरिटी विल प्रिवेल इन मैनेजिंग द अफेयर इन जनरल वे। कुछ जो मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अगर डायरेक्टर जो होते हैं दे आर सपोर्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर, प्रोवाइडेड के वो सब कुछ जो है उनके जो भी वो काम कर रहे हैं वो अल्ट्रा वायर नहीं है। इफ द डायरेक्टर्स आर सपोर्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर, उस सिचुएशन के अंदर माइनॉरिटी शेयर होल्डर कुछ नहीं कर सकते। तो देखो, सुपरमेसी ऑफ द मेजोरिटी जो है, इसका जो लीडिंग केस है फॉस वर्सेस हर्बॉटल है। यहाँ पे दो शेयर होल्डर होते हैं, एफ एंड टी। वो प्रमोटर एंड डायरेक्टर के अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन लेके आते हैं। वो एलिगेशन लगाते हैं कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उसकी मिस एप्लीकेशन है। उन्होंने जो कंपनी की प्रॉपर्टी है उसको इम्प्रॉपरली मॉर्गेज किया है, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने ये मुद्दा जनरल मीटिंग में भी उठाया था, बट मेजोरिटी ने वहां पे रिजॉल्व किया कि ये जो लॉस हुआ है डायरेक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और उन्होंने कहा कि डायरेक्टर के अगेंस्ट हमने कोई एक्शन नहीं लेना है। और कोर्ट ने भी शेयर होल्डर के क्लेम को डिसमिस कर दिया कि यहाँ पे जो है ब्रीच ऑफ द, अगर डायरेक्टर जो है ब्रीच ऑफ द ड्यूटी करते हैं तो दैट इज ए रॉन्ग डन टू द कंपनी, और जिसके लिए कंपनी ही इंटाइटल्ड है स्यू करने के लिए। अगर कोई कंपनी के साथ गलत हुआ है और मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ने उसको रेटिफाई कर दिया है, तो मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर दे विल डिसाइड कि एक्शन लेना है या नहीं लेना है। तो प्रॉपर जहां पे वो मुकदमा फाइल जो व्यक्ति कर सकता था, जो लीगली इंटाइटल्ड था, दैट वाज द कंपनी, नॉट द इंडिविजुअल शेयर होल्डर। और ये जो लीडिंग केस है फॉस वर्सेस हर्बॉटल का, नॉट ओनली लेज डाउन द रूल ऑफ सुपरमेसी ऑफ द मेजोरिटी, उसी तरह कोर्ट जो है कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, और उसी के साथ इसने थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को भी एस्टैब्लिश किया है। देखो, जो मेजोरिटी है दे हैव द राइट टू डिटरमिन एवरीथिंग विच इज कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और उसी तरह क्या है कि देखो, जनरल मीटिंग जो है, जो डायरेक्टर ने काम किया है, अगर वो उनको अफर्म करती है तो उस सिचुएशन के अंदर माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो एक्शन नहीं ले सकते।
उसी तरह हम एक और केस देखते हैं, पावलीदास वर्सेस जैनसन। A minority shareholder brought an action for the damages against three directors and against the company itself on the ground that they had been negligent in selling a mine owned by the company for 1,82,000 where the real value was 10 lakh. तो यहाँ पे जो मुकदमा है वो डायरेक्टर्स और कंपनी के अगेंस्ट है कि उन्होंने जो एसेट है वो 1,82,000 में सेल किया है, जबकि उसकी वैल्यू 10 लाख थी। तो ये भी कोर्ट ने मतलब वहां पे बताया कि ये जो एक्शन है दैट इज नॉट मेंटेनेबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कंपनी जो है डिसाइड कर सकती है ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर टू सेल द माइन एट ए प्राइस डिसाइडेड बाय द कंपनी इन दिस मैनर। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर का एक्शन है दैट इज नॉट मेंटेनेबल। उसी तरह हम देखते हैं कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उसका मतलब क्या है। देखो, माइनॉरिटी शेयर होल्डर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो शेयर होल्डर है वो सिंगल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर भी हो सकता है जो मेजोरिटी का पार्ट नहीं है। द ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर हु आर नॉट ए पार्ट ऑफ द मेजोरिटी कैन बी कॉल्ड द माइनॉरिटी। सिंगल डिसिडेंट शेयर होल्डर भी हो सकता है जो मेजोरिटी के साथ उसका जो ओपिनियन है मैच नहीं करता, और ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर। The group of the shareholder who are not a part of the majority are called the minority। ये सिंगल भी हो सकते हैं, सिंगल डिसिडेंट शेयर होल्डर भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर भी हो सकता है। देखो, ये जो केस था उसके बेसिस पे कि जो मेजोरिटी है वो रूल प्रोवाइड करेगा या सुपरमेसी ऑफ द मेजोरिटी, द राइट ऑफ द मेजोरिटी टू रूल। कोर्ट ने कहा कि जो बेसिकली जो कंपनी को कंट्रोल करना है वो पावर जो है जनरल मीटिंग के अंदर है, जिसके बेसिस पे जो है डायरेक्टर्स को डिक्टेट किया जाता है कि इस तरह की पॉलिसी, इस तरह के एक्शन लेने हैं। द मेजोरिटी शेयर होल्डर हैव द पावर टू रेटिफाई द wrongful act of the director। दे आर competent टू डिसाइड whether एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर मतलब लेना है या नहीं है। ये जो अल्टीमेट पावर है कंट्रोल की वो जनरल मीटिंग के अंदर है। जनरल मीटिंग जो है डिक्टेट करती है डायरेक्टर इन द मैटर ऑफ पॉलिसी। मेजोरिटी शेयर होल्डर अगर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द डायरेक्टर जो है रेटिफाई करते हैं तो उन लोगों ने डिसाइड करना है कि डायरेक्टर के अगेंस्ट एक्शन लेना है या नहीं लेना। कंपनी जो है एक लीगल पर्सन है, अपने मेंबर से सेपरेट है, तो एक्शन की पावर जो है वो कंपनी के हाथ में है, क्योंकि कंपनी को लॉ जो है रिकॉग्नाइज करता है कि वो एक लीगल पर्सन है। तो एक सिंगल शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी के बिहाफ पे एक्शन नहीं ले सकता। और उसी तरह क्या है कि देखो, अगर सिंगल शेयर होल्डर्स को परमिट कर दिया जाए तो वो वहां वहां पे बहुत सारे जो है मुकदमे होंगे। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्शन फॉर द सेम रॉन्ग, तो वहां पे बहुत सारे मुकदमे होंगे, वो अनडिजायरेबल होंगे। कि अगर हर एक मेंबर ऑफ द मिनोरिटी को परमिट कर दिया जाए तो वहां पे बहुत सारे मुकदमे होंगे, और जिससे क्या है कि एंडलेस लिटिगेशंस होंगे। और उसी तरह क्या है कि कोर्ट के ऑर्डर में बी मेड इनइफेक्टिव लीडिंग टू अनप्रोडक्टिव लिटिगेशन। उसी तरह जब एक्शन जो है कि एक रॉन्ग को सही करना है, वुड सीज टू बी रॉन्ग अगर इसको मेजोरिटी जो है जनरल मीटिंग के अंदर जो है रेटिफाई कर देते हैं, तो कोर्ट्स ऑर्डर में बी मेड इनइफेक्टिव लीडिंग टू अनप्रोडक्टिव लिटिगेशन। अब देखो, ये जो सुपरमेसी ऑफ मेजोरिटी रूल्स के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो इन दी फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द विल ऑफ द मेजोरिटी शैल नॉट प्रिवेल। इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर है वो जो है बेसिकली मुकदमा कर सकता है। देखो, यहाँ पे जो एक्ट अल्ट्रा वायरडी एक्ट कि जो एक्ट जो है कंपनी की पावर से बाहर है, जहां पे कोई एक्ट जो है इलीगल है या अल्ट्रा वायर है, तो एनी इलीगल मेंबर में sue। तब देखो उस सिचुएशन के अंदर क्या है कि वो जो चीज है वेयर द एक्ट इज इलीगल और अल्ट्रा वायर का मतलब होता है जो कंपनी की पावर के बाहर है।
तो उस सिचुएशन के अंदर जो है मेजॉरिटी उसको कंफर्म नहीं कर सकती, उसको रेटिफाई नहीं कर सकती, वहां पे इंडिविजुअल मेंबर जो है कोर्ट के अंदर जा सकता है। तो यहाँ पे हम केस देखते हैं भारत इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस कन्हैया लाल। तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव था कि उन्होंने मतलब जो है कि सिक्योरिटी ऑफ स्पेसिफाइड एसेट, जैसे वो स्पेसिफाइड एसेट लैंड भी हो सकती है, हाउस भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकती है, अदर प्रॉपर्टी भी हो सकती है। कंपनी वाज टू एडवांस मनी एट इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ स्पेसिफाइड एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, कि जब भी कंपनी ने पैसा देना है तो वहां पे स्पेसिफाइड एसेट की सिक्योरिटी के बेसिस पे देना है। ए शेयर होल्डर ने केस फाइल किया कि कंपनी ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हैं और वहां पे एडिक्वेट सिक्योरिटी नहीं ली, और ये जो इन्वेस्टमेंट की है विदाउट एडिक्वेट सिक्योरिटी, और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर प्रोविजन थी उसके कॉन्ट्रेरी, उसके ऑपोजिट। तो उस सिचुएशन के अंदर कोर्ट ग्रांटेड द इंजेक्शन एंड हेल्ड दीज सर्कमस्टांसेस ए सिंगल मेंबर जो है मुकदमा फाइल कर सकता है। तो ये एक्सेप्शन टू द रूल है। दूसरा है फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी। देखो मेजॉरिटी रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा अगर मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर को जानबूझ के ऑप्रेस करती है। फ्रॉड जो है एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन है जहां पे वो माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड करना चाहती है। उसी तरह एक स्पेशल रेजोल्यूशन वुड लायबल टू बी इम्पीच्ड, चाहे कोई रेजोल्यूशन या डिसीजन लिया गया है स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा, बट अगर उसका जो स्पेशल रेजोल्यूशन इस वजह से पास हुआ कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर और माइनॉरिटी शेयर होल्डर को डिस्क्रिमिनेट किया जाए, मेजॉरिटी शेयर होल्डर को बेनिफिट दिया जाए और माइनॉरिटी शेयर होल्डर को बेनिफिट ना दिया जाए। तो देखो यहाँ पे जो जनरल टेस्ट यूज किया जाता है कि वेदर ए केस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी और नॉट, तो यहाँ पे है कि देखा जाता है कि जो रेजोल्यूशन मेजॉरिटी के द्वारा पास किया गया है वो कंपनी के लिए सही है या नहीं है। तो इसके अंदर भी केस है कुक वर्सेस टी। Three directors of a railway construction company obtained a contract in their own name to construct a railway line. देखो यहाँ पे तीन डायरेक्टर थे, उन्होंने रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी के थे, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अपने नाम से लिया कि रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करना है। और डायरेक्टर ने, क्योंकि वो कंपनी के डायरेक्टर थे, अपनी उस पोजीशन का उन्होंने फायदा उठाया जिसके बेसिस पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के लिए लिया जाना चाहिए था, वहां पे उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। तो वहां पे उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि कंपनी का इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे इट वाज हेल्ड दैट डायरेक्टर फर्स्ट अकाउंट टू द कंपनी फॉर द प्रॉफिट दे मेड व्हिच वाज एट द एक्सपेंस ऑफ द माइनॉरिटी। और उसी तरह क्या होता है कि देखो एक्ट रिक्वायर, जहां पे एक्ट कहता है कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, बट उसको सिंपल मेजोरिटी के साथ पास कर दिया जाता है, तो वहां पे भी सिंगल शेयर होल्डर जो है फाइल कर सकता है। सम डिसीजन आर वैलिड बाय सिंपल मेजोरिटी while others are valid by the special resolution which is 75% वोट के द्वारा होना चाहिए। अगर कोई डिसीजन सिंपल मेजोरिटी से पास किया गया है जबकि वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड था, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी, तो मेजोरिटी रूल वहां पे अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे भी हम देखते हैं केस है एडवर्ड वर्सेस हालीवल। तो ट्रेड यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन था कि जो एम्प्लॉयड मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन है, तो उस अगर कंट्रीब्यूशन के अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन करनी है तो वो वहां पे बैलेट वोट के द्वारा होनी है और वहां पे 2/3 जो है मेजोरिटी होनी चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या था कि डेलीगेट मीटिंग के अंदर यूनियन ने बैलेट ऑफ मेंबर नहीं लिया और उसी तरह मतलब 2/3 मेजोरिटी भी नहीं ली, उन्होंने सिंपल रेजोल्यूशन से उसको इंक्रीज कर दिया। तो दो मेंबर ने केस फाइल किया, कोर्ट ने कहा कि ये जो रेजोल्यूशन था वो सही नहीं था, इनवैलिड था। रॉन्ग डूअर इन द कंट्रोल। देखो जब रॉन्ग डूअर जो होते हैं वो खुद ही कंट्रोल में होते हैं। जनरल रूल है कि अगर कंपनी के साथ कोई गलत होता है तो कंपनी इटसेल्फ स्यू करती है
और मेजोरिटी के द्वारा एक्ट ले सकती है। बट अगर रॉन्ग उन लोगों ने कमिट किया है जो उसके कंपनी के अफेयर को मैनेज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर भी जो मेजोरिटी रूल है वो अप्लाई नहीं करता। ग्लास वर्सेस एटकिन के केस में क्या होता है कि कंपनी जो थी दैट वाज कंट्रोल्ड बाय टू डिफेंडेंट। डिफेंडेंट होते हैं जो मुकदमे को डिफेंड कर रहे हैं, टू प्लेंटिफ होते हैं जो मुकदमा जिन्होंने फाइल किया है। अब प्लेंटिफ जो थी वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर एक्शन लेके आते हैं कि उन्होंने जो कंपनी के एसेट थे उनको अपने प्राइवेट यूज के लिए कन्वर्ट कर लिया। तो कोर्ट ने कहा कि ये प्लेंटिफ जो है एक्शन लेके आ सकते हैं। अब देखो जनरल प्रिंसिपल था कि कंपनी टू ब्रिंग एन एक्शन वेयर इट हैज इंटरेस्ट। तो दोनों जो प्लेंटिफ थे, क्योंकि कंपनी वाज रन बाय टू प्लेंटिफ एंड टू डिफेंडेंट, तो ये टू प्लेंटिफ के पास राइट है कि वो मुकदमा लेके आ सकते हैं। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट, उसी तरह देखो हर एक शेयर होल्डर को कंपनी एक्ट के अंदर कुछ पर्सनल राइट्स जो है अवेलेबल होते हैं। एवरी शेयर होल्डर हैज सर्टेन पर्सनल राइट अगेंस्ट द कंपनी एंड द शेयर होल्डर। और उसी तरह क्या होते हैं कि ये जो राइट्स हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत जो होते हैं शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। अगर इंडिविजुअल मेंबरशिप राइट्स डिनाई किए जाते हैं तो वहां पे भी रूल ऑफ मेजोरिटी अप्लाई नहीं करता। जैसे इंडिविजुअल जो मेंबर्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है, राइट टू वोट, राइट टू रिसीव द डिविडेंड, राइट टू स्टैंड एज ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी एट इलेक्शन। तो इसको भी हम एक केस के माध्यम से समझते हैं। Joseph versus Jaws. At a company's meeting, it was decided to elect some director by separate election. प्लेंटिफ जिसने मुकदमा फाइल किया वो एक कैंडिडेट था जिसने इलेक्शन के लिए खड़ा कंटेस्ट किया, बट उसकी हार हो गई। सेकेंड वैकेंसी के लिए उसको दोबारा से कैंडिडेट प्रपोज किया गया। चेयरमैन ने उसकी प्रीवियस डिफीट के बेसिस पे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि जो चेयरमैन है उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, उसके पास राइट है, वो दोबारा से इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि शेयर होल्डर है, अगर उसके पास राइट टू वोट है बट उसका राइट जो वोट का है रिजेक्ट किया जाता है, तो वो भी एक्शन लेके आ सकता है, डायरेक्टर को कंपेल कर सकता है कि मेरा वोट जो है रिकॉर्ड किया जाए। ब्रीच ऑफ द ड्यूटी, अगर देखो माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं चाहे वहां पे कोई फ्रॉड नहीं है, पर डायरेक्टर ने अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है। और ये जो ब्रीच ऑफ द ड्यूटी है डायरेक्टर्स ने, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने की है और ये कंपनी के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे हम केस देखते हैं डैनियल वर्सेस डैनियल्स। टू मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी इटसेल्फ। उन्होंने कहा कि कंपनी ने दो डायरेक्टर्स की इंस्ट्रक्शन पे, जहां पे वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे, कंपनी की जो जमीन थी वन ऑफ द डायरेक्टर जो कि वाइफ ऑफ द अदर थी, ₹4,250 में सेल की है। और डायरेक्टर को पता था कि ये जो लैंड उन्होंने सेल की है ये अंडर वैल्यूड है। 4 सालों के बाद ये जमीन को बेचा गया 1,20,000 पे। तो यहाँ पे क्या है कि देखो शेयर होल्डर जो है एक्शन ले सकते हैं। उसी तरह अगर ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी में, मतलब जो माइनॉरिटी है उसको जानबूझ के तंग किया जाता है, मिसमैनेज किया जाता है, सेक्शन 241 एंड 242 ऑफ द कंपनी एक्ट जो है, मतलब कोर्ट को ये पावर देता है कि वो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के केस देख सकती है और वहां पे मेजॉरिटी रूल जो है अप्लाई नहीं करता। देखो यहाँ पे जो फॉस वर्सेस हर बॉटल के केस में एक्सेप्शन बताई गई है, ये जो एक्सेप्शन है हमें बताती हैं कि यहाँ पे मेजॉरिटी रूल जो है अप्लाई नहीं करता। तो जो ऊपर बताया गया है ये उन्हीं तक ही सीमित नहीं है। अगर रूल ऑफ जस्टिस कहता है कि फर्दर एक्सेप्शन ऐड होनी चाहिए तो वो ऐड हो जाएंगी। फर्दर एक्सेप्शन may be admitted where the rule of justice required that an exception to the rule should be made. उसी तरह हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट। अब देखो क्या है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, अगर उनके साथ कोई अनजस्टिस होता है या उनके साथ अनफेयर कंडक्ट होता है, और ये कौन करता है? मेजॉरिटी शेयर होल्डर। तो वहां पे क्या है कि उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। कंपनी एक्ट 2013 जो है
उनको स्टैट्यूटरी रेमेडीज जो है प्रोवाइड करता है कि उनके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, उनके साथ अनफेयर कंडक्ट नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 241 एंड 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट कोर्ट को ये एम्पावरमेंट देते हैं कि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को रोका जाए। कंपनी एक्ट अलॉन्ग विद द कॉमन लॉ के बैलेंस लाने की कोशिश करता है बिटवीन द मेजॉरिटी शेयर होल्डर एंड द माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो माइनॉरिटी राइट जो है प्रोटेक्टेड है कॉमन लॉ के अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर। कॉमन लॉ के अंदर हम देखते हैं कि देखो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरमेसी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ रूल इन फॉर्स वर्सेस हर्बोटल जो है दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ एक्सेप्शंस। देखो यहाँ पे कंपनी जो है कंफर्म नहीं कर सकती, कोई भी एक्ट जो है कंपनी की पावर के बाहर है या माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड है, और जहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए वहां पे उसको सिंपल मेजोरिटी के साथ पास किया गया है, और कोई भी ऐसा गलत काम हुआ है जो कि वही लोग कंट्रोल में थे, और उसी तरह कोई ऐसा एक्ट जो इसके पर्सनल मेंबरशिप राइट की इंफ्रिंजमेंट होती है, कोई ऐसा एक्ट जो कि ये माना जाएगा कि डायरेक्टर्स ने अपनी ब्रीच ऑफ द ड्यूटी की है, और उसी तरह कोई ऐसा एक्ट जिसको ये माना जाएगा ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी या मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और उसी तरह कंपनी एक्ट के अंदर क्या है कि वेरिएशन ऑफ द क्लास राइट विच इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 48, स्कीम्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड अमेलगमेशन अंडर सेक्शन 230, 231, 232 और 35, right to apply to the tribunal for the cancellation of the variation of class right under section 48। देखो अगर किसी कंपनी ने शेयर कैपिटल जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर, तो अगर राइट्स अटैच्ड टू ए शेयर ऑफ एनी क्लास मे बी वेरिड विद द रिटन कंसेंट ऑफ 75 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ दैट क्लास। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे ये जो वेरिएशन हो सकता है वो जो 1/4 माइनॉरिटी है उनके जो है उनके फेवर में नहीं है, उनके अगेंस्ट जाता है। तो उस सिचुएशन के अंदर जो इफेक्टेड शेयर होल्डर है, प्रोवाइडेड दे आर नॉट लेस देन 10% ऑफ द इश्यू शेयर ऑफ दैट क्लास सॉरी, अगर शेयर होल्डर की संख्या जो है दैट इज नॉट लेस देन 10% ऑफ इश्यू शेयर ऑफ दैट क्लास, तो वो ट्रिब्यूनल को जो है अप्लाई कर सकते हैं कि जो उनके राइट्स के अंदर वेरिएशंस हुई है उसको कैंसिल आउट किया जाए। और उसी तरह क्या है, right to the apply to the tribunal under section 210 to have the affair of the company investigated, specified number of the shareholder कि कंपनी के जो अफेयर है उसको सही तरीके से नहीं हो मैनेज किया जा रहा, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है तो एटलीस्ट 200 मेंबर या members which are having not less than 1/10 of total voting power therein। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो एटलीस्ट 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं कि कंपनी के अफेयर जो है सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहे। और देखो अगर ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन जाती है और उसको लगता है तो वो रिकमेंड कर सकता है कि कंपनी के जो अफेयर है दे शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय 1 or 2 इंस्पेक्टर, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ट्रिब्यूनल के रिकमेंडेशन के ऊपर इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। Right to apply to the tribunal if not satisfied with the scheme of reconstruction and amalgamation। देखो जो सेक्शन 232 है जो अमेलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जो है माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देता है, नो compromise or arrangement in connection with a scheme for the amalgamation of the company which is wound up, वो ट्रिब्यूनल तब तक सैंक्शन नहीं करेगा जब तक कि उसको जो है रजिस्ट्रार से जो है एक रिपोर्ट नहीं मिल जाती कि ये जो कंपनी के अफेयर हैं वो इस ढंग से मैनेज किए जाते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट और मेंबर के जो है उसके अगेंस्ट, मतलब मेंबर के मतलब प्रीजुडिशियल का मतलब होता है कि जो मेंबर्स के साथ सही नहीं है या पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। राइट्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर अंडर टेक ओवर बिड अंडर सेक्शन 235। देखो जब सारे शेयर की जो ऑफर है रिसीव कर ली है और 90% ऑफ द शेयर होल्डर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, अब जो पार्टी ने 90% शेयर एक्वायर कर लिए हैं
वो जो रिमेनिंग है उनके भी एक्वायर करना चाहती है, बट उसके लिए नोटिस भेजना पड़ता है। अगर डिसेंटिंग शेयर होल्डर जो है वो नहीं देना चाहते, तो वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनके शेयर जो है दे शुड नॉट बी अलाउड और रिक्वायर्ड। तो ये ट्रिब्यूनल के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। उसी तरह ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल जो है वहां पे भी अप्लाई नहीं होता, जहां पे जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं और माइनॉरिटी को ऑप्रेस करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह वाइंडिंग अप एप्लीकेशन सेक्शन 271 के अंदर एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर जो है वो ट्रिब्यूनल को वाइंडिंग अप पिटीशन जो है फाइल कर सकता है।